आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान का पहला पाठ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा रासायनिक मतलब ऐसा वस्तुएं जिनमें रसायन केमिकल सम्मिलित हों। अभिक्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो अभिकारकों से उत्पाद बनाती हैं। और समीकरण, इन अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दो। ज़रा सोचो, आप अपने आसपास के जो आपकी डेली लाइफ है उसके आसपास की जो आपकी सिचुएशन है उसके बारे में आप सोचें, क्या क्या है वो। सोचिए भाई, आप अक्सर क्या देखते हैं गर्मियों में कमरे के ताप पर, कमरे का ताप का मतलब है कमरे में हमने दूध रख दिया, जिस कमरे का जितना ताप है वह ताप दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। भाई लोहे का तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, तसला जिस पे मिस्त्री मजदूर सामान रेता वगैरह उठाते हैं, कील आप जानते हैं प्रैग, इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। अंगूर का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर को आप रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो सड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी इसमें फर्मेंटेशन किण्वन हो जाएगा। फिर भोजन पकाया जाता है, भोजन तो सबके घर में पकता है, तो हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। और हम सांस लेते हैं। भाई ये आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में ये सांस लेने की बात कहाँ से आ गई? तो ये हम देख रहे हैं अपने आसपास की स्थिति को। हमारे आसपास की स्थिति क्या है? अब आप इमेजिन कीजिए कि आसपास जो आपके घटनाएं हो रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, वे सब क्या हैं। और याद कीजिए कि जब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कुछ परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब आप हमें बताइए, आपने घर में देखा होगा अक्सर कि मिल्क है, दूध है, दूध में कुछ खट्टा पदार्थ डाल दिया और वह दही बन जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन जिनमें पदार्थ परिवर्तन के पश्चात अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और कुछ स्थितियों में वे पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं होते, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इन सब परिस्थितियों को आप देखिए, सांस ले रहे हैं, हम तो आसानी से कह सकते हैं कि सांस ले रहे हैं। ब्रीथिंग में क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं और हवा अंदर लेते हैं और हवा को छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें हवा में से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। फिर उसमें हमारे लंग्स में एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हमने भोजन खा लिया, वो पच कैसे रहा है? वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स हैं, अब वो उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही भोजन को जब हम पकाते हैं, कच्चा जो पदार्थ होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको पकाने के बाद क्या हो जाती हैं? वो सब्जियां पुनः मिल जाती हैं? नहीं। अंगूर का किण्वन, अंगूर सड़ गए। ठीक, लोहे की वस्तुएं बाहर पड़ी हैं वायु में, आर्द्रता में, उनमें जंग लग जाता है। आपने देखा होगा लोहे की वस्तु पे कुछ भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे जंग लगना कहते हैं। अब ये सब जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, रसायनों की अभिक्रियाएं हो रही हैं।
रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसे ही अब आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रसायनों की अभिक्रिया, आपस में संयोग होना। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? भाई ये तो हमने देख लिया, भाई लोहा रखा है उसमें जंग लग गया, अब हमें ये क्या पता कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ये भी बात सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का होना। आपने देखा लोहे की कील रखी है या लोहे के कुछ बर्तन रखे, तसला रखा है, तवा रखा है, कुछ समय बाद वो जर्जर करके खराब हो जाता है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनका पहले रंग कुछ था, अभिक्रिया होने के बाद उनका रंग चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में हम आयरन की कील डुबा देते हैं, यानी कि आयरन डुबा रहे हैं, तो क्या बन जाता है वो फेरिक सल्फेट। इसका रंग कुछ और होता है और इसका रंग कुछ और होता है, तो इससे भी हमें पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब गैस का निकास या उत्सर्जन, देखते हैं कि हम अभिक्रिया होने के बाद कुछ गैसों का निकास होता है, कुछ गैसें निकलती हैं। जैसे सांस लेने की बात कर लेते हैं, हमने हवा ली, हवा में से हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, उससे वहाँ पे अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया के पश्चात हमने फिर कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, तो यानी कि गैस निकल रही है। इससे भी हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब तापमान में परिवर्तन, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने भोजन को पकाया, पहले भोजन कैसा था, ठंडा था, फिर हमने उसके फ्यूल के द्वारा उसमें आग से हमने उसको पकाया। जब पकाते हैं, भोजन पकने के बाद उसकी क्या हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, उसके तापमान बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो हमारे आसपास बहुत सी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। इससे पहले हम आपको बता दें, रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, अभिकारक, और ये अभिकारक एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अभिक्रिया हुई और ये क्या बन जाते हैं, हमें उत्पाद मिलते हैं। उत्पाद भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लेंगे, जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं प्लस वो ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करते हैं, ये क्या बना देते हैं, ये तीर का निशान दिखाता है कि अभिक्रिया इधर से इधर को हो रही है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये H2O, जल बन गया। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये वाला पोर्शन अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे हमने क्या किया, भोजन पकाया, तो भोजन पकाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो सब क्या है, अभिकारक। और जो हमें फाइनली प्राप्त हुआ, जैसे हमने पनीर बनाया, पनीर के लिए हमने इसमें टमाटर डाले, प्याज काट के डाली, पनीर डाला, ठीक है, फ्यूल से उसको आग में गर्म किया और फिर क्या प्राप्त हो गया, हमें शाही पनीर, शाही मसाला डाला, शाही पनीर प्राप्त हो गया। तो हमें उत्पाद प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब जो रिएजेंट्स हैं अभिकारक, इनके मिलने से हमें क्या प्राप्त हो गया, उत्पाद। तो ये इनकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखी हुई है, मैग्नीशियम लिखी है ना, ऑक्स प्लस ऑक्सीजन
तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हम इस समीकरण को याद कर सकते हैं? कर लेंगे, लेकिन हमें कठिनाई होगी। तो ये समीकरण शब्दों के रूप में लिखी हुई है। ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। इसके रूप में लिखी ये समीकरण, ये शब्दों के रूप में। तो इसे क्या बोलेंगे हम? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? जो इनको हम तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg प्रतीक। ऑक्सीजन का O, बीच में प्लस का निशान है। अच्छा, ऑक्सीजन जब भी क्रिया करती है तो वो O2, ऑक्सीजन के 2 अणु, हाइड्रोजन है उसके भी 2 अणु ही क्रिया करते हैं। तीर का निशान। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये O का 2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इसमें? यहाँ पर, और 2 यहाँ लगा दिया हमने। ये क्या किया है हमने? इनकी परमाणुओं की संख्या बराबर की है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, उनकी परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। LHS = RHS। इसको हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो 2 अणु लगाए हमने, ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसके लिए भी एक अलग नियम है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे कहने का मतलब है, जब ये समीकरण लिखी है शब्दों के रूप में तो शब्द समीकरण है, और जब इस शब्दों को हमने प्रतीकों के रूप में लिख दिया इसके तत्वों को, तो ये क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगी? ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अब रासायनिक समीकरण में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है। शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाते हैं, और जब अभिकारक एक से अधिक होते हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है। उन्हें LHS में लिखते हैं, और जो उत्पाद बनते हैं अगर वो एक से अधिक हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, और उसको RHS साइड में लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखेंगे देख ले, थोड़ा सा जान लेते हैं। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। वह याद करने में भी आसान होता है, और रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका है, एक मेथड है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। देखिए Mg + O2 = MgO। ये कैसी है? आप देखिए हमने वहाँ पे 2 लिखा था, ऊपर जो हमने समीकरण यहाँ पे दी थी उसमें हमने MgO लिखा था, यहाँ पे 2। अब ये जो समीकरण है इसमें देखिए आप Mg का 1 परमाणु है, यहाँ पे Mg का 1 है, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, O2, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। अब इसको हमें संतुलित करना होगा, क्योंकि अभिकारकों का और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, यानी कि उनकी परमाणु की संख्या, तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये वही बात होगी जैसे हमने तराजू का पलड़ा लिया, तराजू ली, एक पलड़े पे 1 किलो रखा वजन, और 1 किलो आलू हमें तोलने हैं, तो जब वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा दोनों पलड़े, तब हम समझेंगे कि ये पूरी माप है। तो ऐसे ही इनका है। तो इसके लिए अब जब ये यहाँ Mg 1 है, यहाँ 1 है, O के 2 हैं, यहाँ 1 है, तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? कंकाली। कंकाली मतलब ये बैलेंस नहीं है। समझ में आया? कौन समीकरण हो गई? कंकाली समीकरण। ये बैलेंस नहीं है। जब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अब चलिए और देख लेते हैं इसमें। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको इसके बाद में सिखाया जाएगा। पहले हम जान लेते हैं संतुलित जो रासायनिक बैलेंस्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद है? क्या याद है आपको? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान की न उत्पत्ति होती है, ना ही उसका विनाश होता है। ये 9वीं कक्षा में पढ़ा था।
जो 2 नियम आए थे ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, जो लवाइजी और प्राउस्ट ने दिए थे। याद आया कुछ? चलिए ठीक है, याद आया तो अच्छी बात है। अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही उसका सृजन होता है, वो विनाश होता है। अभिक्रिया के उत्पादक तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जो द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो रहा है ना उसका विनाश हो रहा है, तो यानी कि दोनों LHS और RHS ये दोनों के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। अच्छा, दूसरे शब्दों में रासायनिक क्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, जो हमने आपको बताया था 2 वाला। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब देखिए, अब ये बात करते हैं हम रासायनिक संतुलन की। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी कि कंकाली समीकरण को संतुलित करना कैसे होता है, इसके लिए हमारी बुक में एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। कौन सा मेथड है? हीट एंड ट्रायल मेथड। उसमें 7 स्टेप्स होते हैं जिन्हें 1 to 1 फॉलो करना होता है और लास्ट में हमारी जो समीकरण है, कंकाली समीकरण, वो बैलेंस हो जाती है। अब ये जो है बच्चों, शब्द समीकरण को अब देखिए, अब ये जो हम लिखा हुआ है यहाँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या हो गया? इसका अभिकारक यानी कि LHS, और तीर का निशान लगाया यानी कि अभिक्रिया इधर से इधर को हो रही है। अच्छा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ अभिकारक में भी 2 हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और उत्पाद भी हमें 2 ही मिले हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कौन सी समीकरण है? अभी हमने बताया था। वेरी गुड, बताइए। हाँ, आप बताइए। वेरी गुड। ये कौन सी है? शब्द समीकरण, जो शब्दों के रूप में लिखी गई है। अब जब हम इन्हें प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, जैसे जिंक है, जिंक का हमने लिख दिया Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक क्या होता है? योग का सूत्र क्या होता है इसका? H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या होता है? ZnSO4। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। ये हमने इसके प्रतीकों के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये नहीं पता कि ये बैलेंस है या नहीं, कंकाली समीकरण है या नहीं। अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए Zn, अब 7 स्टेप में आप करेंगे तो उसका अलग मेथड है, लेकिन हम अपने मेथड से करेंगे, इजी मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले हम अभिकारकों में Zn को पकड़ते हैं, जिंक को। Zn के न आगे कुछ लिखा है न पीछे, यानी कि जिंक का एक परमाणु। अब यहाँ अभिकारक में जिंक कहाँ है? यहीं पे लिखा हुआ है और कहीं नहीं है। अब हम जाते हैं उत्पादों में। उत्पादों में Zn कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ना इसके आगे कुछ लिखा है ना इसके पीछे। यहाँ SO4 लिखा है, ये O से ही क्रिया होगी क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, तो Zn का सिर्फ एक ही है। तो Zn एक एक दोनों तरफ हो गया बराबर। अब हम जाते हैं H2 पे। ये H2 पे देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए, अब हम आगे यहाँ पे Zn एक है, यहाँ भी एक है, उत्पादों में भी एक है। अब यहाँ पे H2 एक ही जगह है, पूरे अभिकारकों में एक ही जगह है H2। और अब ये जाते हैं उत्पादों में, H2 कहाँ है? यहाँ पे, तो H2 भी बराबर हो गया। अब हम इसके जाते हैं S में। सबको अलग अलग पकड़ना है हमने। S सल्फर पे, खाली S पे जा रहे हैं हम। S के ना आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। ये जो 4 है ये O का है। अब यहाँ भी कहाँ है S? ये लिखा हुआ है S। यहाँ भी कितना है? 1 है, न इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो ये भी हमारा बैलेंस है। अब हम आते हैं O पे। O के कितने हैं? ना तो आगे तो कुछ है नहीं, O के पीछे हैं 4, तो O के 4 हैं। यहाँ O के कितने हैं? 4 हैं। ठीक है जी, O के भी कंप्लीट हो गए। तो अब इस समीकरण में आपको क्या लग रहा है कि पूरी बैलेंस है या नहीं है? बताइए ज़रा, सोचिए, ये समीकरण बैलेंस है या नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट्स में आप जरूर लिखेंगे। बाकी फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को और बच्चों को भी शेयर अवश्य करें। थैंक यू। ये यहाँ से